वेलकम बैक टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम में। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज में हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है 7th क्लास का 6th चैप्टर नगर व्यापारी और शिल्प जगत। मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी की सीरीज में ला रही हूँ। 7th क्लास का ज्योग्राफी के चैप्टर्स मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, इसी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम हिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि 6th चैप्टर है नगर व्यापारी और शिल्प जगत। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नगर के प्रशासक केंद्र कैसे रहते हैं, मंदिर के नगर और तीर्थ केंद्र जो है वो किस तरह के थे उस समय के, छोटे नगर की संचाल कैसा था और उस समय बड़े और छोटे व्यापारी कैसे थे, व्यापारी शहर कैसे थे, उसी तरह शहरों में शिल्पकार कैसे थे, शिल्प जो थी कारीगरी वो किस तरह की थी, और साथ ही हम हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो पैराग्राफ है उसमें ये दिया गया है कि अगर कोई यात्री यात्रा करके आता है तो वो क्या सोचता होगा कि ये शहर किस तरह का शहर है, क्या ये मंदिर का शहर है या प्रशासन केंद्र है, वाणिज्य शहर या पतन का शहर है। यानी कि जैसे कि आप देखा होगा कि आप शिरडी साई बाबा जो सभी जानते हैं, तो शिरडी शहर ये पूरी तरह से एक मंदिर शहर है। शिरडी के साई बाबा के मंदिर की वजह से उसके आसपास के जो व्यापार है वो शिरडी के मंदिर की वजह से ही फल फूल रहे हैं या फिर वहाँ पे है। अगर शिरडी का मंदिर वहाँ से जो हटेगा तो नहीं, लेकिन अगर शिरडी का मंदिर नहीं रहता तो क्या उस समय वहाँ पे उस तरह का जो व्यापार है वो हो पाता, नहीं हो पाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मंदिर का शहर मतलब क्या होता है, ये आपको मैंने एग्जाम्पल देकर बताया कि एक मंदिर का शहर है। जैसे हम वैष्णो देवी जाएंगे तो वैष्णो देवी के जो आसपास है, कटरा है, कटरा का जो शहर है वो यातायात के लिए, यानी कि वैष्णो देवी के लिए तीर्थ यात्रियों को ले जाने के लिए विकसित हुआ है। वहाँ की जो व्यापार है उस हिसाब से विकसित हुए। तो मंदिर का शहर यानी इस तरह का शहर जो मंदिर के आसपास और मंदिर के लिए अपने फैसिलिटी या उत्पादन करते हैं। फूलों छोटे छोटे जो व्यापारी रहते हैं फूलों वाले या नारियल वाले, वो भी उसी तरह के अपने छोटे मोटे व्यापार करते हैं। उसी तरह से वो यहाँ पे बताया गया कि मध्य युगीन जो नगर था उस समय अगर बाहर से कोई यात्री आए तो क्या सोचता होगा कि ये जो शहर है तो ये किस तरह का शहर है, मंदिर का शहर है, एक प्रशासनिक केंद्र शहर है या वाणिज्य का शहर है या एक पतन का नगर है, किस प्रकार का ये शहर हो सकता है। वस्तुतः कई नगर तो ऐसे एक साथ थे, मतलब वस्तुतः उस समय ऐसे नगर थे जो एक ही साथ, एक वो प्रशासनिक नगर भी होते थे, मंदिर के नगर भी होते थे, साथ ही साथ वाणिज्य और कार्यकल कलापों और शिल्प के उत्पादन का भी केंद्र हुआ करते थे। ऐसा नहीं है ना कि केवल एक ही, या तो आप मंदिर का ही शहर हो, नगर हो या फिर प्रशासनिक नगर हो, ऐसा नहीं होता। एक ही शहर में बहुत सारे भी हो सकते हैं, बहुत सारे, यानी प्रशासनिक शहर भी हो सकता है, वाणिज्य शहर भी हो सकता है, मंदिर के शहर भी हो सकते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे दिया गया है मानचित्र एक के बारे में होता है कि मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ पे थे। देखिए हम्पी शहर यहाँ पे दिया गया है, मसूलीपट्टनम जो है वो यहाँ पे है, और सूरत का शहर आप सबको मालूम होगा, सूरत ये गुजरात में पड़ता है। ये हम चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे। प्रशासनिक केंद्र जो शहर है इसे हमने अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। उस समय आपने चौल वंश के बारे में पढ़ा था। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े को पर सवार होकर चौल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसे कि वो 1000 वर्ष पहले का था, पर यात्रा पर चले। यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अभी तो इस समय हम सोचिए केवल कि उस समय के जो चौल वंश के राजा थे उनकी जो राजधानी थी तंजावुर, वो किस तरह की थी। वर्षों में 12 महीने वाली कावेरी नदी एक सुंदर नगर के पास बहती थी। राजा राज चौल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप कल्पना कर रहे हैं एक नदी है, कावेरी नदी बहुत बड़ी नदी है, उसके तो पास ही एक सुंदर सा शहर है, सुंदर सा एक नगर है। वहाँ का नगर का जो राजा है, राज चौल, उसके द्वारा निर्मित एक मंदिर है, राजेश्वर मंदिर, और उस मंदिर की घंटियां बज रही है जो आप सुन रहे हैं। सुन रहे लोग नगर के वास्तुकार और कुंसर मल्लम राज पेरुथचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं करते। यानी वहाँ के जो लोग थे वो वास्तुकला में पेरुथचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं। हमें वास्तुकार के नाम इसलिए पता है क्योंकि, क्यों पता है बताइए, उस समय के वास्तुकार के नाम हमें अभी कैसे मालूम है। तो हमें उस समय के वास्तुकारों की पता इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने जो नाम है बहुत ही गर्व से मंदिर के द्वार पर उत्कीर्ण, यानी कि खोद के रखे हुए हैं। देखा होगा ना पत्थरों के ऊपर नाम लिखे रहते हैं, पत्थरों के ऊपर कुछ कुछ श्लोक लिखे रहते हैं, तो उस समय उन्होंने अपने नाम को, यानी कि ये मंदिर मैंने बनाया है, ऐसे नाम को खोद कर
नगर में मंदिर के अलावा राजमहल है, इसमें कई मंडप बने हुए हैं और राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। यानी कि उस वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर के साथ ही वहाँ एक अनेक राजमहल है और कई मंडप बने हुए हैं और उन मंडपों पे वो अपना राजा दरबार लगाता था, यानी वहाँ की जनता पर शासन करता था वहाँ रह के। यहीं से वे अपनी अधीनस्थ के बारे में, अधीनस्थ आपको मालूम है, अधीनस्थ यानी एक राजा होता है, वो अपने युद्ध में जो युद्ध करता है और जो सामने वाले राजा को हराता है तो उसे उनका समझौता होता है कि राजा जो है वो, जो सामने वाला राजा जो हार गया है वो राज तो करेगा, लेकिन वो जो जीता हुआ राजा है उसके अधीनस्थ रह के वो राज करेगा, यानी जो जीता हुआ राजा है उसे वो कर के रूप में या उसे अधीन रह के वो अपने शासन करेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि अधीनस्थ जो मंदिर है वहाँ का जो राजा है, जो हमने अभी पढ़ा था, वो राजा अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करता है कि अधीनस्थ राज्य में वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, इस तरह से। नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए थे, यानी उस समय नगर में सैन्य शिविर बने हुए थे। अब राजा है, उनकी सेना रहेगी तो सैन्य के लिए शिविर बने हुए थे। नगर के उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है, नगर में बाजार है और बाजार होगी तो हलचल रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, जहाँ अनाज, मसाले और कपड़ों आभूषणों की बिक्री होती है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं और तालाब से होती थी। नगर यहाँ के लिए जल की आपूर्ति कहाँ से होती थी? तो नगर के लिए जल की आपूर्ति यानी जल कहाँ से प्राप्त किया जाता था? कुआं और तालाबों से प्राप्त किया जाता था। तंजावुर और उनके निकटस्थ नगर उरैयूर के सहाय बनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झड़ियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के बढ़िया सूती वस्त्र और जन साधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र तैयार कर रहे थे। यानी कि उस शहर के निकटस्थ जो शहर थे उनमें वो वहाँ के जो लोग थे वो कपड़े बुनते थे और अभिजात वर्ग के लिए यानी बड़े वर्गों के लिए बढ़िया सूती वस्त्रों का निर्माण करते थे। साथ ही साथ जन साधारण यानी साधारण जो जनता है उनके लिए मोटे सूती वस्त्रों के लिए तैयार करते थे। यानी देखिए आप, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि बढ़िया सूती वस्त्र का निर्माण करते थे, जो उस समय थोड़े से कॉस्टली रहते होंगे। और जनता के लिए मोटी सूती वस्त्र क्यों? तो क्योंकि मोटा है और बनाया गया है थोड़ा सा आसानी से, तो उसकी कीमत कम रहती होगी। तो कीमत कम रहती है तो जो जनता है, आम जनता है, तो उसके पॉकेट के लिए वो मोटे सूती वस्त्र किफायती होंगे। इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, जो कि आपको वो ये से बारीकियां समझनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं उसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित तथा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे थे। मंदिर, नगर और तीर्थ के तंजावुर एक मंदिर नगर भी उदाहरण है। तंजावुर का जो नगर है वो एक मंदिर का भी नगर है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। मैंने अभी कहा ना कि जैसे शिरडी के साईं बाबा का मंदिर है शिरडी, और यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर है, तो ये समाज के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है और अर्थव्यवस्था के लिए भी होता है। जो शिरडी का मंदिर का उदाहरण ले लिया, वैष्णो देवी का मंदिर का उदाहरण ले, तो वहाँ जो व्यापार होता है यातायात के लिए, या कि जो यात्रीगण है उनके रहने खाने पीने के लिए, इस तरह का जो व्यापार है, उससे क्या होता है, उस शहरों में अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। शासन शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। जो शासक है यानी जो राजा है, वो अपने देवी देवताओं के प्रति भक्ति दिखाने के लिए वो मंदिरों का निर्माण करते थे। वे मंदिरों को भूमि अनुदान में देते थे। यानी उस समय जो राजा थे, चाल हो या पाल राजा हो या गुर्जर राजा हो, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये सब लोग क्या करते थे, तो अपनी भक्ति भावनाओं को दिखाने के लिए, देवी देवताओं के प्रति अपनी जो भावनाओं और आदर दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे। और उस समय क्योंकि भूमि थी, वो राजा थे, तो धन उनके पास हो रहेगा, भूमि उनके पास रहेगी, तो वो मंदिरों के लिए भूमि और धन का दान करते थे। उनकी आयु में जिनकी आयु से जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। यानी भूमि दी जाएगी, तो भूमि ऐसा, उस समय ऐसा नहीं था कि भूमि केवल मंदिरों तक ही सीमित थी। वो भूमि एक बड़े भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था जहाँ पे मंदिर बनाए जाते थे। मंदिर के साथ साथ वहाँ पे मंदिर की जो पुजारी थे वो खेती या कुछ करते थे, जिससे कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए विधि विधान किए जाते थे। और जो विधि विधान उससे तो आय होगी, लेकिन जो कृषि और आसपास की जो भूमि
पुजारी जो है वो कृषि नहीं करता था, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर के आसपास जो दान की गई भूमि है उसे उसका उत्पन्न करके, जो कृषि करके या व्यापार के लिए जो उत्पन्न होता था, उससे आय में वृद्धि होती थी। और साथ ही साथ तीर्थ यात्रियों और पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिरों के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा किया करते थे, यानी जो दर्शनार्थी आते थे, जो दर्शन करने के लिए भक्ति भावनाओं की वजह से लोग मंदिरों की तरफ आकर्षित हुए और मंदिरों के लिए अपनी भावनाओं दिखाने के लिए देवताओं को जो चढ़ावा देते थे उससे भी उनको आय होती थी और लोग ये दान करते थे ना। ये मैं क्यों बता रही हूँ, तो देखिए इससे जो मंदिर थे उससे पहले जो इतिहास है उस समय तो मंदिर नहीं थे ना। मंदिर और ये भक्ति भावनाओं ये धीरे धीरे हमारे समाज में आया है। तो हम अभी पढ़ रहे कि काश की जो घंटा धातु है, ये जो मूर्ति है, कितनी सुंदर मूर्ति है, ये किस तरह से बनाई जाती थी। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि ये बनती कैसे। तो काश की मिश्र धातु मूर्ति होती है जो तांबे और सांगे यानी टीन की मेल से बनती थी, और घंटा धातु में रांगे की का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था। यानी टीन का जो उत्पन्न घंटा घंटी जो होती है मंदिरों में, उसमें टीन का उत्पादन और टीन की जो मात्रा है वो अधिक होती थी। और क्यों होती थी, तो यह घंटी जो ध्वनि निकलती है उसके लिए ये बहुत ही जरूरी रहता है कि उसमें कांसे से ज्यादा टीन का इस्तेमाल ज्यादा हो। जौनकालीन कांस्य मूर्तियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये लुप्त मोम यानी ये प्रकार है, ये किस तरह की तकनीक है, ये तकनीक से इस तरह की जो मूर्तियां बनाई जाती है। तो होता क्या था कि ये यहाँ के उस समय क्या करते थे कि ये मोम की एक मूर्ति बनाते थे, जो जिस तरह की उन्हें मूर्ति चाहिए होती थी उस मूर्तियों की नक्काशी और सभी बारीकियां करते थे, जिस वजह से वो मूर्तियों में वो चाहते हुए तो मोम की मूर्ति बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने चिकनी मिट्टी लेते थे, उन चिकनी मिट्टी का लेप उस मोम की मूर्ति के ऊपर लगाया जाता था बहुत ही अच्छी तरह से। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि चिकनी मिट्टी को फिर से भट्टी में गर्म किया जाता था, लेकिन ये ऐसा किया ही जाता है कि जो चिकनी मिट्टी का लेप के साथ वो उस जो मोम की जो मूर्ति बनाई गई है उसके ऊपर अच्छे से दबा के, यानी उसे थोड़ा अच्छे से प्रेस करके, यानी उसमें जरा सा भी हवा न रहते हुए लेप लगाया जाता था और उसे पक्का किया जाता था। चिकनी मिट्टी को उस तरह से पक्का किया जाता था कि अंदर का मोम जो है वो पिघले ना। और जब ये चिकनी मिट्टी जो है वो सूख जाती थी, यानी कि कड़क हो जाती थी, तो उस चिकनी मिट्टी को क्या किया जाता था, गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण को एक छोटे से, मतलब उसका जो मिट्टी का आवरण है पूरा, जो ऊपर आवरण है उसके आजू बाजू जो मिट्टी चिकनी मिट्टी लगाई है उसको एक छोटा सा छेद किया जाता था। उस छेद में से उस मोम को पूरी तरीके से बाहर निकाला जाता था। अब वो मोम जो बाहर निकल चुका है, अब ये क्या हुआ है, ये चिकनी मिट्टी का एक ढांचा तैयार हो गया। ये ढांचे के अंदर अब उसी जिस छेद से मोम को बाहर निकाला गया था, उसी छेद से ये जो मिश्र धातु हमने अभी पढ़े हैं, तांबे और टीन का मिश्र धातु है, उस छेद से उस ढांचे के अंदर डाला जाता था, पूरी तरह से अच्छे से भर दिया जाता था। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी, यानी कि ठंडी हो जाएगी, ठोस हो जाएगी, तब वो चिकनी मिट्टी का जो आवरण है, यानी कि उसका जो ढांचे का ऊपरी आवरण है उसको सावधानी पूर्वक से हटाया जाता था और उससे जो निकली प्रतिमा है, जो हमने कांसे और धातु टीन की जो धातु उसके अंदर डाली, जो प्रतिमा है वो निकलती थी। अब केवल उसे साफ करके चिकनी मिट्टी को जो थोड़ी बार उसमें होगी उसके साफ करके उसको चमकाया जाता था। तो इसे ही कहते हैं लुप्त मोम की तकनीक। जो ये हमने चित्र दिखाया है, ये जो दिख रहा है, ये चित्र किस तरह कांस्य मूर्ति है जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाई दिया गया है। जो हम सुना ही होगा ना कि ये जो स्टोरी है, कृष्ण जो है ना नदी में जाता है और जब उसकी गेंद नदी के अंदर चली जाती है और नदी के अंदर वो नाग कालिया से लड़ता है और फिर वो नाग कालिया कृष्ण को ऊपर लाता है और नाग कालिया के फन पे कृष्ण आनंद व्यक्त करते हुए अपना नाच करता है। तो ये वही मूर्ति की प्रतिमा दिखाई गई है। ठीक है, मंदिरों के कर्ता धर्ता मंदिरों के धन को व्यापार और साहूकारों में लगाते थे। शहनशाह समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिरों तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिरों के आसपास बसते थे, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति में मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव
आसपास ही उनके व्यापार और शिल्प कार्य के वहाँ के पुजारी हैं, कामगार हैं, ये उन शहरों को बढ़ावा देते हैं, यानी कि जो तीर्थयात्री हैं, जो यात्रीगण हैं, उनके आने-जाने की वजह से वहाँ पे व्यापार और अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर जो नगर हैं, मंदिर नगर के बारे में पढ़े तो कुछ और कौन से हैं? तो तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै में और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। ये आज के ज़माने में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तीर्थस्थल भी धीरे-धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए थे। वृंदावन यानी उत्तर प्रदेश में है जो, और तिरुवल्लमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। अजमेर जो राजस्थान में है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। सूबा जो था, सूबा यानी एक मुख्यालय होता था वहाँ। आगे चल के मुगलों के समय में अजमेर वहाँ पे मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी संतों और मतों का हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री यात्रा करते थे। यह पुष्कर सरोवर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, वहाँ पे प्राचीन काल यानी जो हम पढ़ रहे हैं मध्य युग, उससे पहले भी यहाँ पे तीर्थयात्री यात्रा करते थे। छोटे शहरों और छोटे नगरों का संचाल 18वीं शताब्दी में ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे-छोटे नगरों का संचाल सा बिछ गया था। छोटे-छोटे नगरों का विकसित होना, संभवतः इनका प्रादुर्भाव बड़े-बड़े गाँवों में हुआ था। वैसे तो ये बहुत बड़े-बड़े गाँवों के रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन बड़े गाँव को हम छोटे नगर भी कह सकते हैं। उनमें आमतौर पर एक मंडपी, उसमें आमतौर पर एक मंडपिका यानी कि बाद में इसे मंडी कहा जाता था, होती थी, जहाँ आसपास के गाँव वाले आकर अपने उपज को बेचते थे। यानी कि एक मंडप यानी मंडी रहती है ना, मंडी आपको मालूम होगा, मंडी में सुना होगा घर पे कि आज मंडी से सब्जियाँ लाई, आज मंडी से कुछ घर में खाने-पीने की चीज़ें लाई। तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले मानव को क्या लगता है, मनुष्य को रहने खाने-पीने की ज़रूरत रहती है ना। खाने-पीने का महत्व सबसे पहले रहता है, उसके बाद वो रहने की जगह का महत्व रहता है। जो साइकोलॉजिकली भी हम देखेंगे तो ये फर्स्ट 2 स्टेप्स रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे उस समय भी मानव ने हर जगह पे जहाँ पे भी वो वास किया है, तो सबसे पहले उसने अपने खाने-पीने की चीज़ें देखी है, उसके बाद वो रहने के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे भी यही कहा है कि जहाँ पे मंडी रहती है, जहाँ पे वहाँ पे व्यापार का विकसित होता है। वहाँ पे अगर व्यापार हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ आस-पास अपने वहाँ लोगों के रहने का विचार बढ़ेगा तो वो शहरों का निर्माण होगा, बढ़ते जाएँगे वो शहर जो है। तो वही कह रहे हैं कि पहले ये छोटे-छोटे, बड़े-बड़े गाँव हुआ करते थे, क्योंकि उनका विकास हुआ तो वो फिर छोटे-छोटे शहरों में विकसित हो गए। तो हम पढ़े थे मंडी के बारे में, तो मंडी जहाँ पे होगी तो वहाँ पे आस-पास के लोग क्या करेंगे, अपनी उपज जो किसान लोग रहेंगे वो लेके आएँगे और उन्हें बेचने का प्रयास करेंगे, बेचेंगे। और इस समय ऐसी गलियाँ होती थी जहाँ दुकानें और बाजार थे, इन्हें हट कहा जाता था। बाद में इसे हाट कहा गया। इसके अलावा भिन्न-भिन्न प्रकार की कारीगरी और शिल्पकार जैसे कुम्हार, तेलिया, शंकर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि अलग-अलग व्यापार आते गए। है ना? जैसे शहर बढ़ता जाएगा उस तरह से उनका जो, अब देखिए अगर शहर बढ़ रहा है, मैंने आपको कहा जैसे कहा तो मानव ने सबसे पहले क्या किया, खाने-पीने की चीज़ों की इकट्ठा करने की कोशिश की, उसके बाद उसने घर के निर्माण किए, है ना? हालाँकि मैं आपको बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जो आदि मानव के बारे में आप सोच रहे होंगे, लेकिन वैसे ही हर हर जगह नए शहर बसते हैं या नए जगह बसते हैं या नई-नई जो कॉलोनियाँ बसती है, तो क्यों होती है? तो जहाँ पे व्यापार ज़्यादा होता है, वहाँ पे नए-नए शहर बसते हैं, वहाँ व्यापार बढ़ेगा, तो हर तरह के लोग, जो हर तरह के जानकार लोग हैं, वो आएँगे वहाँ पे। हर तरह, जैसे कुम्हार ज़रूरी रहता है। नहीं, जिसके पास जो जिस तरह की कलाएँ रहती है, वो लोग आएँगे, वो अपनी कलाओं को बेचने की कोशिश करेंगे। जैसे कुम्हार, तो वो तो मिट्टी का घड़ा बनाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो मिट्टी का घड़ा बनाएँगे, वो अलग शहरों में रहेंगे। तो वो लोग उस शहर में जाके मिट्टी का घड़ा बनाएँगे। तो एक ही शहर में अलग-अलग जो अनुभव, अलग-अलग जो उनकी जो व्यापार करने वाले लोग हैं, वो रहेंगे। सोनार भी उसी जगह पे उसी शहर में रहता है, जहाँ लोहार रहता है। पत्थर तोड़ने वाले भी वहीं रहते हैं। पत्थर तोड़ने वाले मतलब आप देखेंगे कई-कई शहर होते हैं जहाँ पे पत्थर या जो पत्थरों का शहर नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे पेड़ का ये पर्वतों पे रहते हैं या फिर, अच्छा
मैं आपको बता दूँ, आपने रेगिस्तान देखा होगा। रेगिस्तान की जो शहर है वो किस तरह के शहर थे, वो ज़्यादातर जो पुराने शहर हैं वो पत्थरों से बने हुए हैं, बड़े-बड़े पत्थरों की सल्लियाँ रहती हैं, पतली वाली नहीं मोटी सी, और उन पत्थरों को अरेंज करके वो एक घर बनाते थे। तो वो उस समय यही बता रहे हैं कि जो शहर है उस समय वहाँ पे कुम्हार भी थे, तैयार थे, सोनार भी वहाँ उसी शहर में थे, लोहार भी वहाँ पे थे। तो अलग-अलग जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं वो एक ही जगह पे आके शहर बसाते हैं। कुछ व्यापारी जो नगर के स्थायी रूप से बस गए थे, और करते-करते ये जो लोग रहते हैं वो स्थायी रूप से वहीं बस गए थे। जहाँ पे वो पहले रहते थे वापस जाना-आना, इससे अच्छा वो स्थायी रूप से वहीं बस जाते थे और अपना कारोबार करते थे। जबकि कुछ व्यापारी जो थे वो नगर-नगर घूमकर क्रय-विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर-दराज के व्यापारी इन शहरों में स्थायी उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पादन जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्ची जैसे मसालों को बेचने के लिए आते थे। यहाँ पे बताया कि कुछ व्यापारी, कुछ कहते हैं कि रहते हैं स्थायी रूप से उसी शहर में रहते हैं, और कुछ व्यापारी होते हैं कि जो दूसरे शहरों में जाके अपने व्यापार को बेचते हैं, क्रय करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। और उन्हीं में ऐसे थे जो घोड़े बेचने वाले होते हैं, नमक, कपूर रहते हैं ना, उस तरह के व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए दूसरे शहरों में जाते थे। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ये चित्र नगर का एक बड़ा बाजार है। देखिए ये बाजार उस समय का चित्र है। आमतौर पर कई सामंत अपनी यानी कि परवर्ती काल का जमींदार, उस समय का जो जमींदार था उन नगरों में या तो अपने आसपास के किले बंदी कर महल बना देता था। ऐसे सामंत व्यापारी शिल्पकारों और उनके व्यापारों की वस्तुओं पर कर लगाते थे। तो आमतौर पर जो जमींदार थे वो क्या करते थे, वो अपने क्षेत्र के आसपास किले बंदी कर देते थे, और ऐसे सामंत क्या करते थे, शिल्पकार और व्यापारियों को जो वस्तु बेचने या खरीदने के लिए आते थे उन सभी के ऊपर अधिकार कर कर वसूल करते थे कि अब तुम मेरे शहर पे आए हो तो कर दो। इस तरह से कभी-कभी उन करों में संग्रह का अधिकार उन स्थायी मंदिरों को प्रदान कर देते थे। कभी-कभी क्या होता था, कई बहुत बड़े बड़े क्षेत्र का सामंत होता था जो जमींदार था, तो वो क्या करता था, उनके जो स्थानीय मंदिर है उनको उन्हीं के पुजारियों को कहते थे कि तुम ही कर इसका जो इन तरह का व्यापार है उनके जो कर है वो मंदिरों को प्रदान कर देते थे, यानी कि मंदिर को दे देते थे। मंदिर को यानी मंदिर यानी पत्थरों की मंदिर तो है नहीं, मंदिरों में जो पुजारी लोग थे, उनकी व्यवस्था करने वाले, उन लोगों को उन कर का इस्तेमाल करने का अधिकार देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया जाता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, यानी कि ये जो अधिकार है उसका उल्लेख कहाँ हम पाते थे, तो ये अधिकार हम अभिलेखों में मिलते हैं, जो आज हम पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लकड़ी की नक्काशी करता हुआ एक कारीगर का चित्र दिखाया गया कि ये लकड़ी है। हालांकि अगर हम देखें तो ये से लगता है कि ये पत्थर भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कोर के यानी अभिलेखों में लिख के रखा होगा कि ये लकड़ी का कारीगर काम कर रहे हैं। बाजारों पर कर, ये राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिरों के प्राधिकरण द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते थे, जैसे शंकरा या गढ़ के रंग, धागा, सुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तेल, कपड़े पर जो कर लगाए जाते थे उस समय। इसके अलावा व्यापारों पर धातुओं की चीजों के ऊपर आसव आसक आसवकों, तेल, पशुचारे और अनाज की बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इसके साथ ही कुछ कर तो वस्तुओं के रूप में और कुछ कर नकद के रूप में वसूल करते थे। तो उस समय कर कैसे थे, तो कुछ कहते थे कि जैसे उसका बहुत बड़ा व्यापार हो, गेहूं का किसान हो जैसे, तो वो उसे कर लेते थे, तो कभी कभी नकद के रूप में यानी कैश मनी न लेते हुए वो कहते थे ठीक है 2 बोरी कर के रूप में तुम हमें हमारे यहाँ रख के जाओ, इस तरह से वस्तुओं के रूप में, यानी उनके पास जो वस्तुएं रहती थी, जो जिस वस्तु का वो व्यापार करते थे उस वस्तु को कुछ हिस्सा वो कर के रूप में रख लेते थे, और कभी कभी वो कैश के रूप में यानी नकद नकद यानी कैश कैश के रूप में वो कर वसूल करते थे। अभी पढ़ रहे हैं कि बड़े और व्यापारी छोटे व्यापारी कैसे थे, जो व्यापारी कैसे थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो व्यापारी कई प्रकार के होते हैं, इनमें बाजारे लोग भी शामिल हैं। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी अपने संघ बनाते थे, यानी संगठन, जिनका एक मुखिया होता था। अब संगठन होगा तो मुखिया तो हो गई, वो मुखिया उनकी और से घोड़े खरीदने की इच्छुक योद्धाओं की से बात करता था, यानी घोड़े उस समय घोड़े कौन खरीदता था, ये देखिए राजा घोड़े खरीदेंगे और उनके साथ जो योद्धा है, युद्ध करने वाले योद्धा है, सैनिक है, उनके लिए घोड़े का इस्तेमाल बहुत जरूरी था। तो वो लोग उससे बात कौन करेगा, जो जैसे ग्राहक है उनसे बात करने के लिए कौन बात करेगा, तो मुखिया, जो संघ का मुखिया है वो व्यापार के लेन देन की बातचीत करेगा, क्योंकि व्यापारियों को
को अनेक राजाओं और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। यानी कि व्यापार एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे। उस समय जंगल, नदी, नाले बहुत होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, तो आमतौर पर काफिले बनाकर, यानी 4-5 या उससे ज़्यादा लोग व्यापारी एक साथ आके काफिला बनाते थे और काफिला बना के ये यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ देखे जाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी है। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिणी पूर्व एशिया और चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। यानी कि उस समय जो व्यापार होते थे ये दक्षिण पूर्व एशिया और चीन जैसे दूर दूर स्थानों पर भी व्यापार करते थे। इसके अलावा चेटियार, मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदी बुनिया, मुस्लिम बोहरा मुख्य दो समुदाय शामिल थे। यानी कि गुजरातों में जो गुजराती व्यापार है उसमें हिंदुओं में बनिया नाम से और मुसलमान में बोहरा के नाम से जो समुदाय है वो शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्व अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के व्यापारी करते थे। वे उन पत्तनों की कपड़े और मसाले बेचते थे। वहाँ पे वो क्या करते थे, उन पत्तनों में यानी बंदरगाहों में क्या करते थे, कपड़े और मसाले बेचते थे। आपने सुना होगा कि साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में व्यापार सबसे ज्यादा व्यापार किस चीज का होता था, तो मसालों का व्यापार होता था। बदले में वे अफ्रीका से सोना और हाथी के दांत एवं दक्षिणी पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लेके आते थे। यानी नकद जो होता है ना, जैसे एक व्यापार है, कोई वस्तु बेचता है तो नकद कैश मनी मिलते हैं। तो उसके अलावा उस समय ऐसा रहता था, तुम मुझे अपनी वस्तु दो जो तुम व्यापार कर रहे हो, तो सामने वाला व्यापारी वो उसकी वस्तु के बदले में उसकी वस्तु देता था, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु। तो उस समय ऐसा रहता था कि वो बदले में क्या लेते थे, तो हाथी दांत लेते थे, अफ्रीका से सोना लेके आते थे, या एशिया चीन से क्या मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन रहते थे जो कि बहुत ही फेमस थे उस समय, चांदी लेके आते थे। पश्चिमी तटों के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतावरी व्यापारी के द्वारा खरीदे जाते थे। वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के लिए महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता गया था। यानी जो भारत का सूती कपड़ा था वहाँ पे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। ये जो चीजें थी ये यूरोपीय व्यापारियों को भारत की तरफ खींच लाई। जो ये सारी चीजें थी, तो ये क्या यूरोप के जो व्यापारी थे, तो उन लोगों के लिए सोचा ना कि यहाँ पे भारत जैसी जगह है, यहाँ पे ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती, तो हम भी वहाँ जाके भारत में आके व्यापार करें। और समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप इस प्रकार बदल गया, इसके बारे में हम शीघ्र ही पढ़ेंगे। यानी कि अभी जो समय के साथ साथ किस तरह से शहरों का रूप बदलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे काबुल शहर है उसके बारे में बताया गया है। काबुल पहले अपने पहाड़ी और विश्व दृष्टि के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। यानी काबुल का शहर महत्वपूर्ण बन गया था। कैसे? राजनीति और वाणिज्य की दृष्टि से काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड मालूम होगा, वो चीन में है। वहां से काबुल और कंधार जुड़े हुए थे। उनके साथ ही घोड़े का व्यापार भी महत्वपूर्ण रूप से इस मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बेप्टिस्ट थे ने अनुमान लगाया कि काबुल में घोड़ों का व्यापार के प्रति वर्ष 30,000 रुपए होता था। यानी उस समय प्रति वर्ष 30,000 रुपए का व्यापार होता था, जो इन दिनों तक भारी रकम समझी जाती थी। उस समय ये बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, काजू, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंट पर लाद कर लाते थे और व्यापार करते थे। उपमहाद्वीप जहाँ तक अन्य भागों में इसे बेचते थे। इसके अलावा ये वो वहां से गुलाम की बिक्री भी करते थे। अभी हम पढ़ेंगे कि उस समय नगरों में शिल्प कैसे होते थे। पंडित के शिल्पकार तांबे और चांदी की जड़ाई में कैसे काम करते थे। यहाँ के शिल्पकार क्या करते थे, तांबे और चांदी की जड़ाई में काम के लिए इतनी अधिक
इसके अलावा वह राजमहलों और बड़े-बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के लिए निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इस प्रकार इसका सालियार या केकोलॉट जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। वह मंदिरों का भारी दान दक्षिणा किया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य कैसे होते थे उस समय, तो कपास की सफाई करना, काटना, रंग करना, इन कपड़ों का रंग करना, स्वतंत्र व्यापार बनाना व्यवसाय बन गया था। ये इसकी विशेषताओं की आवश्यकता होती थी। अब यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, ये पीतल की एक मोमबत्ती दान है, जो जिस पर काला आवरण यानी ब्लैक कलर का आवरण किया गया है। ब्लैक कलर से देखिए कितना सुंदर है, यानी ब्लैक कलर से इसे सजाया गया है। और साथ ही शाल की बॉर्डर बताई गई कि ये कितना सुंदर है। ये एक शिल्प में आता है। तो शहरों के बदले हुए भाग्य कैसे थे, तो कई शताब्दियों में लंबे समय तक अहमदाबाद यानी अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, तो ये कई बड़े व्यापारी और व्यापारों का केंद्र के रूप में विकसित हो गया। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगरों पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गया। इस काल में पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के मुख्य केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 यानी 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया था। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान इनका सितारा डूब गया। सितारा डूब गया यानी उस शहर का विकास में कमी आई, क्योंकि वहाँ के बुनकर जो थे वो इंग्लैंड से जब कपड़ा आता था ना, सूती कपड़े, उसकी प्रतियोगिता यानी उसकी कॉम्पिटिटिव ये थोड़ा महंगा होता था। भारत जो बुनकर वो हाथ से बनाते थे इंग्लैंड में, ये मिलों यानी मशीनों से बने हुए कपड़ों जो थे वो थोड़े से सस्ते होते थे। तो सस्ते जनता क्या करेगी, तो सस्ता माल लेगी, टिकाऊ भी है, सस्ता है, और सबसे बड़ी बात विदेश से आया है, नई चीज है, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए। जो इंग्लैंड से बने मिलों से बने हुए कपड़े थे, तो जो भारत में जो कपड़े बनते थे उनकी प्रतियोगिता में वो टिक ही नहीं सके। इस वजह से यहाँ पे बताया गया कि बताना क्या चाहते हैं यहाँ पे, तो ये बता रहे हैं कि शहर का विकास कैसे होता है या शहर बनता कैसे है, शहर का भाग्य कैसे बनता है ना। तो जहाँ अगर व्यापार है वहाँ पे कम होता गया, वहाँ का व्यापारी जो व्यापारी है वहां से निकल गए, वहां से दूसरी जगह शहरों में बस गए, तो वो शहरों का निर्माण जो वृद्धि है वो कम होती जाएगी। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत है, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम्पी एक बहुत ही सुंदर वास्तुकला का जो शहर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हम्पी वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 यानी 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थान था। यानी उस समय विजयनगर एक राज्य था, साम्राज्य था, बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, उसका एक मुख्य केंद्र था। तो हम्पी का भी जो शहर है वो वहाँ के राजा ने उस शहर की भूमि को दान दे दिया था, और ये शहर ये मंदिरों के शहर के रूप में विकसित हुआ। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि इस शहरों में किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों का निर्माण में कहीं कहीं भी गारे या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि ये जो मंदिर है जो अभी तक टिका हुआ है, तो ये पत्थरों से तो बना हुआ है, लेकिन इन दो पत्थरों के बीच में रहता है ना, जैसे आप दीवार बना रहे हो, दो ईंटों के बीच में सीमेंट लगाओगे तो पक्का करोगे, तो यहाँ पे बताया गया कि इनमें इसके निर्माण में चारे गारे या चूने का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। किसी भी तरह के मसाले यानी खाने पीने का मसाला नहीं कर रहे, कि किसी भी तरह के उन्हें कंबाइन दो पत्थरों को एक साथ जोड़ने के लिए किसी भी तरह का जो सीमेंट है या काले चूने का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। शिलाखंड यानी जो नक्शीदार जो पत्थर उन्हें आपस में फंसाकर यानी उन्हें अनलॉक किया गया और उसे बनाया गया। एक किलाबंद नगर, यहाँ पर एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेंच ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस तरह से किया है कि गांवों में आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है। राजा ने एक अच्छा नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। यानी दीवार और बुर्जों जो फेंसिंग है शहर की, वह ये दीवार अन्य नगरों की दीवार जैसी नहीं है, बल्कि बहुत ही मजबूत राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलता है। इसके भीतर उन रीति से बनाए गए भवनों का अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। हम्पी की वास्तुकला
में हम देखेंगे कि हम्पी का विट्ठल मंदिर का एक पत्थर से बना हुआ ये रथ है। कितना सुंदर सा रथ है ये। इस बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हम्पी की वास्तुकला विशेष प्रकार की है। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आगे बनाए होते थे, यानी मूर्तियों के लिए अलग जगह थी। यहाँ सुनिश्चित बाग बगीचे थे जिनमें कमल तांडों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 14वीं और 15वीं शताब्दी में अनेक समृद्धि काल में हम्पी की कई वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजयमान रहा था। यहाँ इस समय 16वीं और 16वीं शताब्दी में हम्पी शहर में बहुत ही वाणिज्य और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करते थे। इन दिनों हम्पी के बाजारों में मुसलमान सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया गया नाम है मूरो। यानी इस समय मूरो जो बाजारों में आते थे और चेटियों और पुर्तगालों जैसे व्यापारी भी यहाँ पे आकर जमकर बनाते थे और अपना व्यापार करते थे। मंदिरों सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थे और देवदासियों जो थे वो शिव मंदिर के अनेक स्तंभों के बारे में स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा को देख सकते हैं। राजा के प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती हुई दिखाई देती है। जो कारीगरी है वहाँ की कैसी है, तो महानवी वर्म जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, इन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता था। यानी कि नवरात्र का जो फेस्टिवल हम मनाते हैं उस समय इसे क्या कहते थे, महानवमी। तो ये बहुत ही अच्छे से इस समय पर्व का मनाया जाता था। पूरा तो विदों ने महानवमी मंच का खोज निकाला है। यहाँ पे राजा क्या करता था, तो वो अपने अतिथियों का स्वागत करता था, सत्कार करता था। अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने या उपहार ग्रहण करता था, जो उसके अधीनस्थ राजा होंगे या प्रजा है। वहीं विराजमान होकर यानी राजा वहीं पे बैठकर वहाँ नृत्य का, संगीत का, मल्ल युद्ध के कार्यक्रमों को देखता था। 1565 में दक्कनी मुस्लिम सुल्तानों ने क्या किया था, गोलकुंडा है, बीजापुर है, अहमदनगर, बरार और विदर्भ के शहरों का विकास हुआ और इनके हाथों के विजयनगर के पराजय हुई। इन सभी की वजह से क्या हुआ, इन्होंने विजयनगर के जो राजा है उससे पराजय कर दिया और इसके कारण क्या हुआ, हम्पी का विनाश हो गया। यानी वो जो हम्पी की जो शान शौकत थी वो कम हो गई। वाणिज्य केंद्र क्या होता है, तो वाणिज्य केंद्र ऐसा केंद्र होता है जहाँ पे विभिन्न उत्पादन केंद्रों के आने वाले लोग हैं वो माल को खरीदते और बेचते हैं। जो व्यापारी होते हैं माल को खरीदते बेचते हैं, उसे वाणिज्य केंद्र कहते हैं। सूरत जो पश्चिम का प्रवेश द्वार है, पश्चिम यानी मालूम गुजरात महाराष्ट्र का जो देश है वो भारत के पश्चिम में आता है, तो पश्चिमी का प्रवेश द्वार सूरत के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मुगल काल में कैम्ब्रिज यानी आज का जो खंबात थे उस समय के बाद में अहमदाबाद बन गया। गुजरात में बाद में अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। सूरत सौर और मूंज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया में व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से हज यात्री यहाँ जो सूरत है वहां से जहाज से वो रवाना होते, कहाँ होते, हज के लिए। सूरत की एक सर्वदेशीय नगर है, यहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। 17वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगाल, डच और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम हुआ करते थे। कब 17वीं शताब्दी हुई, कौन कौन किन के, पुर्तगाल और डच अंग्रेजों के, तीन पुर्तगाल, डच और अंग्रेजों के कारखाने हुआ करते थे और माल गोदाम हुआ करते थे। अंग्रेजों इतिहासकार ओवी गंटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक व्यक्ति पर भिन्न देशों के औसतन 100,000 बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े रहते थे। यानी कि उस समय वहाँ 100,000 बंदरगाह के लंगर जो जहाज थे वहाँ पे वो खड़े रहते थे। कभी जब भी देखो वहाँ पे व्यापार के लिए जहाज आते थे। हुंडी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हुंडी क्या है, एक ऐसा दस्तावेज जिसे एक व्यक्ति द्वारा जमा किया गया रकम दर्ज करती थी। हुंडी जैसे अब आज के जमाने में आप देख लें कि बैंक के पासबुक में क्या लिखा रहता है कि देखा होगा आपने, आपके पिताजी या माताजी के बैंक अकाउंट का पासबुक रहता है, उसमें एक अमाउंट लिखी रहती है। तो उस अमाउंट से क्या पता रहता है कि इनकी बैंक के अंदर उन्होंने कितनी रकम रखी है, कितनी निकाली है या इतनी जमा कर रखी है। तो वैसे ही ये उस समय हुंडी नाम से एक दस्तावेज होता था जिसे एक व्यक्ति अपनी जमा
कोई रकम दर्ज कराता था, हुंडी को कहीं अत्यंत प्रस्तुत करके जमा की गई राशि को प्राप्त की जा सकती थी, यानी कि हुंडी को दिखा के वो उस अपनी राशि को वो पुनः ले सकता था, है ना। जैसे अभी मैंने बैंक की पासबुक के बारे में बताया, तो वो पासबुक कोई हुंडी उस समय कहते थे। सूरत में ऐसे अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थौर, थोक, फुटकर कीमतों पे बेचती थी। सूरत के वस्त्रों अपने सुनहरे गोटा और किनारियों यानी कि जरी के जो काम होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। अभी आपने सुना होगा ना, कई जो महिलाएं रहती हैं तो वो कहती है कि हमें साड़ियाँ कहाँ से ली है, ये जो उनके कपड़े हैं कहाँ से लिए है, तो सूरत से शहर वस्त्रों के लिए बहुत ही फेमस शहर अभी भी है। तो यहाँ पे गोटा, किनारियों और जरी के कामों के लिए ये प्रसिद्ध है, और उनके पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार का उपलब्ध कराते थे उस समय। राज्यों ने विश्व के सभी भागों में नगरों से आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे विश्राम गृह बना दिया था। और भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल हुआ करते थे। स्थल यानी जगह। देखिए, एक व्यापार है, व्यापार में आएगा तो वो व्यापार करके तो जाएगा, अपना माल खरीदेगा, बेचेगा, फिर जाएगा। लेकिन जब वो रहता है उस समय कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, तो उसको रहने के लिए क्या चाहिए? विश्राम घर चाहिए, यानी विश्राम घर ऐसे सोचिए जैसे होटल आज के लिए हम कहेंगे, या धर्मशाला जो सरकारी हो सकती है या फिर प्राइवेट हो सकती है, तो प्राइवेट के लिए हम क्या करेंगे? होटल, है ना। वैसे ही भव्य मंदिर, भव्य भवन हुआ करते थे, बड़े बड़े भव्य भवन होते थे, असंख्य मनोरंजन स्थल होते थे। अब व्यक्ति आएगा तो मनोरंजन का स्थान भी देखेगा ना, तो मनोरंजन करने वाले भी अपना व्यापार, जो व्यवसाय है उनको भी वहाँ बढ़ावा मिलता है और उन्हें भी उनके व्यापार करके धन अर्जित करते हैं। सूरत में कटियावाड़ी, सेठों और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत में जारी की गई हुंडियों को दूर दूर के तक के मिस्र के काहिरो और इराक में बरसा और बेल्जियम के एंटवर्प के बाजारों में मान्यता थी। जो हुंडी के बारे में हमने पढ़ा ना, जो आजकल आज का पासबुक, उस समय हुंडी कहा गया था, तो ये इनकी मान्यता कहाँ थी? मिस्र तक थी, ईरान, बेल्जियम में भी इनकी हुंडियों का मान्यता था कि इसने इस व्यक्ति ने यहाँ पे इतने पैसे जमा किए, इतने पैसे निकाले, इस तरह से कुछ। किंतु सत्रहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक सूरत भी अपने अधपतन का प्रारंभ हो गया, यानी सूरत में जो व्यापार में वृद्धि थी उनमें भी व्यापारों में घट होने लगा और वो पतन की तरफ जाने लगा। कई कारण हो सकते हैं इसके, कि जैसे मुगल साम्राज्य का पतन का कारण हो सकता है, उत्पादन में हानि हो सकती है, पुर्तगालियों द्वारा समुद्र मार्ग पर नियंत्रण हो सकता है, यानी जो जहाज विदेशों से आती थी तो उन मार्गों में पुर्तगालियों ने अपना नियंत्रण कर लिया था। साथ ही मुंबई, यानी जो उस समय बम्बई हुआ करती थी, उनकी प्रतिस्पर्धा हो गई, है ना। जैसे सूरत है तो कुछ यहाँ के व्यापारी अब वो मुंबई में भी आने लगे, तो वो प्रतिस्पर्धा हो गई, तो इस वजह से सूरत की जो मान्यता थी, उनका जो व्यापार था उसमें घट होने लगी। 1668 में 1668 में सन 1668 में, 3 बार बोल रही हूँ कि इस समय अंग्रेज आ गए थे। इस समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी ने मुख्यालय स्थापित कर लिया था, कहाँ पे? तो मुंबई में कर लिया था। तो मुंबई में करने की वजह से तो सूरत का एक जो उसका महत्व था वो भी कम हो गया, है ना। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? सूरत के एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र, वाणिज्य यानी आप समझ में आया होगा, वाणिज्य यानी आर्थिक जो गतिविधियों का केंद्र होता है उसे वाणिज्य कहते हैं। जोखिम भरा द्वार मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी की डेल्टा में स्थित है। 17वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के कारण यहाँ पे नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया था, क्योंकि तब तक वह आंध्र तक का सबसे महत्वपूर्ण पतन यानी बंदरगाह था। मसूलीपट्टनम जो था आंध्र प्रदेश के राज्य में है, वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया है। मछुआरों का एक गरीब नगर गुहा क्षेत्र यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित व्यापारी शहर है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गुहा क्षेत्र विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी शताब्दी में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है कि ये गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक एजेंट रखती है। ये एक छोटा नगर है और यहाँ पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारों की और खराब तरीके से बना हुआ है। ये जो छोटा शहर है वो कैसा है? घना बसा हुआ है, लेकिन चार दीवारों के अंदर नहीं है। जो रहता है ना, जैसे किला देखा होगा, किले के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें रहती है और बीच में शहर रहता है। तो वैसा इन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और खराब तरीके से बनाया गया, न ही यहाँ अच्छी जगह स्थित है, न और यहाँ पे जल स्रोत
क्षेत्र में क्या है, खारे पानी की है। पहले यहाँ एक गरीब मछुआरा नगर हुआ करता था, आगे चलकर यहाँ जहाज के लिए लंगर डाली गई और सुविधा के लिए व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे, जो कि हमारे यहाँ तथा हॉलैंड के निवासियों यहाँ इस तट पर आते जाते रहते थे, इसलिए इसका निवास की व्यवस्था करा करता था। गोलकुंडा के कुतुबशाही शहरों में कपड़े और मसालों की अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया गया है, जिससे कि वहाँ के व्यापारी पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों ने गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागर, तेलुगु, कोमटी, चेट्टियार और व्यापारी जो यूरोपीय व्यापारियों के नगरों को घना आबादी वाला समृद्धशाली बना दिया था। जब मुसलमानों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब यूरोपीय कंपनियों ने सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आगे खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याय नहीं था, बल्कि उनके पतन वितरित प्रदेशों के उत्पादन और केंद्रों के साथ संबंध रखना बनाए रखे, जबकि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी एक केंद्र, एक राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्य भूमिकाओं के अदा करे। जब कंपनी व्यापारी मुंबई और कलकत्ता और मद्रास चले गए, यानी कि जो अंग्रेज थे वो उन्होंने उनका जो व्यापार है उनका केंद्र उन्होंने मुंबई, कलकत्ता और मद्रास चुना, तब और वहाँ वो चले गए। तब मछलीपट्टनम का जो अपना व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठे, क्योंकि मछलीपट्टनम से वो निकल गया, वो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जाके वो व्यापार करने लगे। तो खरीदारी को नहीं बेचने वाला कोई नहीं, तो वो मछलीपट्टनम के व्यापार में जो समृद्धि इनके कारण आ गई थी वो खत्म हो गई। 18वीं शताब्दी के दौरान उनका अधपतन हो गया था इसका मछलीपट्टनम शहर का। आज वो एक छोटे से शीर्ण नगर से भी अधिक कुछ नहीं, मतलब वो कुछ वहाँ पे व्यापार अभी भी नहीं होता। नए शहर और व्यापार कैसे होते थे? 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के यूरोपीय देश व्यापारी उद्देश्य से मसाले और कपड़ों की तलाश में जो व्यापारी थे वो उनका उद्देश्य क्या था? तो मसाले और कपड़ों का व्यापार करें, खरीदारी करें। उनकी तलाश में वो जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय थे, यानी कि पश्चिम और यूरोप के मसाले और यहाँ भारत के कपड़े बहुत लोकप्रिय थे, फेमस थे। इस वजह से वो व्यापार करने के लिए भारत आए। अंग्रेज और हॉलैंड वासी और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्य गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अंग्रेजों ने क्या ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी बारो जैसे कई बड़े भारतीय व्यापारियों ने इनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला क्या है? पहले तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसी वासियों का मुकाबला किया व्यापार में, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जो कि नौ शक्ति का प्रयोग किया जिनका है ना, तो भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि जो नौ शक्ति के उपयोग करते हुए उन्होंने समुद्र मार्ग पर अपना नियंत्रण बना लिया। इस वजह से भारतीय जो व्यापारी थे उनको क्या करना पड़ा? एजेंट के रूप में काम करने में वो मजबूर हो गए। और मजबूर भी क्या हुआ, उन्हें आय उत्पन्न होती थी, तो उन्हें ये पता ही नहीं चला कि ये हम पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे व्यापार पर कब्जा कर रहे हैं। तो अंत में अंग्रेज और उपमहाद्वीपों में सर्वाधिक सफल वाणिज्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा, है ना। अंग्रेजों ने फिर फ्रांसीसी और हॉलैंड वासियों को भी पीछे छोड़ दिया। वस्तुओं की मांग में तेजी आ रही थी और अत्यधिक लोगों में मुझे मतलब उस समय उन्होंने लोगों ने क्या किया? बताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई, जो कपड़े रहते हैं ना कि उसको काटना, फिर उसको बुनना, सूत को काटना, सूत की धुलाई करना, अच्छे से कपड़ा बन गया, उसे धुलाई कर दी, धुलाई करने के बाद उसे विशिष्ट कलर दिया गया, उसे इस तरह के जो उद्योग व्यापार है, धंधा है, उसे अपना लिया था बहुत सारे लोगों ने। इसके लिए इन शिल्पकारों का विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग, रूप और डिजाइन का अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल के शिल्पकारों को स्वतंत्रता घटने लगी। उसमें यानी भारतीय जो शिल्पकार थे वो उन्होंने अपने जो टैलेंट है उसमें तो उन्होंने वृद्धि कर ली, लेकिन हुआ क्या? तो अंग्रेजों ने क्या किया? इनकी स्वतंत्रता घटा दी। उन्होंने क्या किया कि शिल्पजन पेशगिरी का प्रणाली का काम करने लगे थे। इसका अर्थ क्या होता था कि यूरोप के जो एजेंट ने जो पहले ही पेशगिरी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना था। यानी कि यूरोप में एक व्यापारी आता था, वो कहता था कि तुम केवल मुझे ही तुम अपना सामान बेचोगे, नहीं। बट उन्होंने जैसे मैं बोलूंगा उसी तरह से तुम्हें कपड़े का बुनाई करनी
दार्शनिक शक्ति या शिल्पमय शक्ति में थी, उसमें जो वृद्धि होने में मदद करते थे वो कम हो गई। अब बुनकर अपना कपड़ा और बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं था, यानी कि बुनकर था वो अपने कपड़ा खुद नहीं बना सकता था, यानी कि बुनाई का जो नमूना था वो उनके जो व्यापार थे, एजेंट थे, उनके हिसाब से उन्हें कपड़ा बनाना पड़ता था और साथ ही उन्हीं एजेंटों को वो कपड़ा बेचना पड़ता था। उन्हें जो कंपनी एजेंटों द्वारा निर्मित डिजाइन के कपड़े की मांग के अनुसार ही उन्हें बेचने पड़ते थे। ये समझ में आया? जैसे कि एक कंपनी है, अब आज देखेंगे कपड़ा बनाने वाला एक व्यवसाय उद्योग भी है और एक 2 कंपनियाँ हैं। तो दोनों कंपनी क्या कहेंगे कि तुम्हें मेरी जो ड्रेस कोड है वैसा ही तुम्हें कपड़ा बनाना है, उसके सिवाय तुम दूसरा कपड़ा नहीं बनाओगे, दूसरा डिज़ाइन नहीं बनाओगे, ना ही दूसरे किसी के साथ व्यापार करोगे। तो वो जो कपड़ा बनाने वाला व्यापारी है, तो वो उन 2 कंपनियों को हिसाब से ही वो ड्रेस कोड, उनकी ड्रेस कोड से ही वो ड्रेस का डिज़ाइन बनाएगा और वो इसका पर्याय क्या होगा? तो वो उसके जो डिज़ाइन करने की काल्पनिक जो शक्ति है वो खो देगा। ये तो साइकोलॉजी की बात हुई, लेकिन उसके साथ क्या होगा, वो क्योंकि एक ही तरह के कपड़े आएंगे तो बाजार में उनका कॉम्पिटिटर कौन रहेगा, तो वो केवल वो 2 ही कंपनी रहेंगी, बाकी तो वो चीज़ लेंगे ना जो जहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट है। जो कहाँ पे था, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, अपने मील से बनाए हुए माल, जो मील होते हैं, जो कारखानों से बनाया हुआ सस्ता और टिकाऊ जो कपड़ा था वो लाके यहाँ बेचते थे। 18वीं शताब्दी में ये जो मैं बता रही हूँ आगे जाके आप पढ़ोगे। 18वीं शताब्दी में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज का मुख्य महानगर है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े-बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगरी और सौदागर यूरोपीय कंपनी के द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स की स्थलांतरित कर दिया गया। ब्लैक जैसे यानी कि देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम्स की शानदार कोठियों में अपना आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों और वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी कि 8th क्लास में जब जाएंगे हम इनकी 18वीं शताब्दी के जो शिल्पकार हैं, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था की वाणिज्य जो है उसकी कहानी हम अगले साल पढ़ेंगे। लेकिन ये वीडियो मैं तुरंत ही अपलोड करूंगी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिए। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में मुंबई का एक बड़ा सा शहर जो विकसित हुआ, उसकी ये चित्र दिखाया गया कि देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बंगले दिल्ली बिल्डिंग्स बनाए गए हैं और यहाँ के जो लोग हैं कैसे व्यापार कर रहे हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करें। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ रहे हैं। वास्को डी गामा तो सभी को मालूम होगा, कोलंबस के बारे में भी सभी को मालूम होगा। तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक द्वारा समुद्र मार्ग की खोज के अनुभव अभूतपूर्व कार्य किए गए थे, यानी कि बहुत ही अच्छे कार्य किए गए थे समुद्र मार्ग की खोज करने के लिए। कब? 15वीं शताब्दी में। इनमें से अनेक नाविक भारतीय महाद्वीपों तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। मतलब यहाँ के जो समुद्र मार्ग खोजने का मुख्य कारण क्या था? तो कारण था कि भारत का जो मसाले की वजह से, मसाले ये यूरोप में बहुत ही फेमस थे और उन मसालों को एक नए मार्ग से लाने के लिए ये भारतीय जल मार्ग का खोज कर रहे थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर, केप ऑफ गुड होप ये वर्ल्ड के चित्र मानचित्र में कहाँ पे दिया है ये आप देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि केप ऑफ गुड होप ये कहाँ पे है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये एक अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर आप देखिए, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसका महत्व क्या है ये आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। कौन पहुंचा? वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर की यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप को पार करके हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने के लिए 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसने 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्री थे, यानी 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद, यानी जो समुद्र मार्ग है उस समय जो जहाज थे इतने विकसित नहीं थे, जहाज का डूबना, जो उन्हें मानचित्र वर्ल्ड का मानचित्र नहीं मालूम था उस समय, तो इन सब खतरों के बावजूद वे अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध हुए। मतलब ये जो मार्ग खोजे गए, जल मार्ग खोजा गया, ये बहुत ही उन्हें इम्पोर्टेंट साइड इस चीज़ की किस लिए व्यापार करने के लिए। इसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंड और फ्रांसीसी नाविकों ने भी अपने इनका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया था। भारत पहुंचने के लिए समुद्र मार्ग की खोज का एक अन्य शुभ परिणाम निकला, जिसका किसी को
सोचना था कि क्योंकि पृथ्वी गोल थी, उसने क्या सोचा क्योंकि पृथ्वी गोल थी, उस समय तक पता चल चुका था कि पृथ्वी गोल थी, उससे पहले ही लोग क्या करते थे, लोगों का सोचना तो ये था कि पृथ्वी चपटी है। लेकिन इस समय तक लोगों को पता चल चुका था कि पृथ्वी गोल है। तो वास्को जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, इसने क्या सोचा कि क्योंकि पृथ्वी गोल है, हमें जल मार्ग की खोज करनी है, तो हम जो अभी जो जल मार्ग है उसी के ऊपर चलेंगे, तो नहीं खोज तो करेंगे नहीं, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उसने अलग करने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर से यात्रा करने का निश्चय किया, और पश्चिम की ओर से उसने भारत पहुंच सका है, और इस कारण वो पश्चिम की ओर से आया। वह 1492 में वेस्ट इंडीज तक पहुंचा, वेस्ट इंडीज में पहुंचा। इस कारण ही वेस्ट इंडीज का नाम इसी भांति से पड़ा, इस कारण ही उसका नाम पड़ा। इसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता के भी वहां आते हैं। इसके साथ पुर्तगाल और स्पेन के नाविक गए, उन्होंने मुख्य मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों में कब्जे कर लिया। उन्होंने क्या किया, क्योंकि पश्चिम की तरफ से आए हैं ना, तो दक्षिणी जो अमेरिका बीच में आया है, तो दक्षिणी अमेरिका भूखंड बीच में आया, तो उन व्यापारियों को पहले तो लगा कि ये भारत ही है, लेकिन बाद में उन्हें कुछ समय के बाद पता चला है भारत नहीं, तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े भागों में अपना कब्जा कर लिया, और अक्सर उन प्रदेशों में की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। जो पहले जो बस्तियां थी, लोग रहते थे, उन्होंने उन बस्तियों को नष्ट करना चालू किया और खुद के बड़े बड़े भागों पर अपना कब्जा करना चालू कर दिया था। तो ये हमने पढ़ा वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा कि बड़े बड़े नगर शहर कैसे बसते हैं, यहाँ पे वाणिज्य, प्रशासनिक केंद्र और या फिर अर्थव्यवस्था के केंद्र कैसे होते हैं। शिल्प कार्य के बारे में पढ़ा, यहाँ के हमने हम्पी, मछलीपट्टनम जैसे शहरों के बारे में पढ़ा इस वीडियो में। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही एनसीईआरटी के अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।